तो दोस्तों, मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम लोग ने जिस तरह से पहले ये बात कर लिए थे कि जो अरब सागर की नदी प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया था कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है। तो इस तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत का आकार है, इसमें जो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत के आकार है, ये जो पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट के अपेक्षा ये जो खड़ा तट है, ये जो आकार, ये जो पूरा इसको हटा दें, यहाँ से यहाँ खड़ा तट के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी तट के अपेक्षा पूर्वी तट अधिक लंबी है। यदि जो इसको ये जो खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण है, इसको ले लें तो ये ज़्यादा अधिक लंबी हो जाएगी सापेक्षता पूर्वी तट के। इसलिए हम लोग इससे ये खंबात की खाड़ी जहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से ये जो स्टार्ट है, इसके देखते हुए ये भी ध्यान लें कि ये अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि एक तरफ से ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसकी ऊंचाई अधिक होने के साथ साथ ये जो है अधिक कटा-छटा भी नहीं है। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इस तरह से 5-6 जगह जो प्रमुख नदियां हैं कटी छटी, ये जो पूर्वी घाट पर्वत है, इस तरह से जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है, उसकी संख्या अधिक है। इसका आकार और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसे इस तरह से एक यहाँ कावेरी हो जाएगा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, इस तरह से नदियाँ मैं लिख ही देता हूँ। ये कृष्णा, ये मैं नाम लिख देता हूँ, तो आसान होगा हम लोगों के लिए। एक ये कावेरी, ये कृष्णा, ये गोदावरी और ये महानदी और ये स्वर्णरेखा और दामोदर। एक यहाँ और छोटी नदी है, इसको पेन्नार नदी बोलते हैं। हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक पेरियार नदी बहती है जो केरल में बहती है, और एक पेन्नार नदी है जो गोदावरी और सॉरी, गलती हो गया। यहाँ कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार नदी बहती है। ये पेन्नार नदी कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है, और पेरियार नदी केरल में बहती है। हम लोग ये बात कर लिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिक संख्या में नदियों के कारण क्या है। पहला तो पहला कारण कटा छटा तट। दूसरा प्रमुख कारण हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है, ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर है, और साथ में ये जितना भी नदियां हैं अधिक मात्रा में जल का प्रवाह करती है। अधिक मात्रा में जल का प्रवाह करती है। इस तरह से अधिक बंगाल के खाड़ी में गिरने की नदियों के जो कारण है अधिक संख्या में, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कटा छटा तट ढाल है जो पश्चिम से पूरब की ओर है, और ये अधिकतर नदियों में जल की मात्रा जो होता है अधिक होता है। अब इसका एक मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, जो इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की आसानी होगी याद के। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मपुत्रा हो गई, की है
कावेरी, ग से गोदावरी, ग से गंगा। क्या हुआ, समझ लिया आप लोग? ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी। कहीं से कोई शॉर्ट फॉर्म बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, ब्रह्मा की गोद में गंगा। इसे क से ये कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, ये गोदावरी, में से महानदी, और ये गंगा। इस तरह से हमारी प्रमुख नदियों के बारे में बात कर ले। जिस तरह से हम लोगों ने अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ उत्तर से दक्षिण क्रमबद्ध में हम लोगों ने बात किए थे, उस तरह से हम लोगों दोबारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के क्रमबद्ध उत्तर से दक्षिण की ओर जानेंगे। सबसे पहले नदी है जो क्रमबद्ध है, जो हुगली नदी है। ये है हुगली नदी है, जो गंगा का एक भाग है, गंगा का ही भाग है। इसके बारे में हम लोग गंगा में बात कर चुके हैं। इसके किनारे प्रमुख शहर है कलकत्ता, और एक जो हुगली नदी का मुँह है, हुगली नदी है, इस पर है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह का जो निर्माण हुआ है, जो हुगली नदी के मुहाने पर हुआ है। हुगली नदी, यहाँ हम एक बात है, अधिकतर बंदरगाह का निर्माण सागरों में होती है, जबकि कुछ बंदरगाहों का निर्माण नदियों के किनारे हुए। जैसे ये हुगली नदी का बंदरगाह हो गया, एक और लंदन का टेम्स नदी का बंदरगाह हुआ। जो नदी में बंदरगाह स्थित हो उसे बंद बंदरगाह कहते हैं। दो तरह के बंदरगाह होते हैं, बंद बंदरगाह, एक खुला बंदरगाह। ये जो खुला सागर में होता है, ये जो खुला बंदरगाह होता है, जो नदियों में होते हैं, या इस तरह से लेगून में स्थित होते हैं बंदरगाह, उसे भी बंद बंदरगाह कहते हैं। ये इसका जो बंदरगाह है, समुद्रों में नदी जहाज़ों का प्रवेश ज्वार और भाटों के सहारे इसका संचालन होता है। और दूसरी प्रमुख हुगली बात कर लिया। दूसरी प्रमुख नदी है दामोदर नदी। इसका भी हम लोगों ने बात कर लिए हैं मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों में, इसलिए मैं इसका शॉर्ट जानकारी मैं आप लोग के पास रखता हूँ। इसका जो उद्गम स्थल है पलामू के पास है, और इसका उद्गम स्थल पलामू पास है, और ये जो बंगाल की खाड़ी है, स्वर्ण रेखा के नीचे है, थोड़ा सा उड़ीसा में, इसका जो उड़ीसा है उसी में गोपालपुर के आसपास इसका मुहाना है। उसका मुहाना उड़ीसा में है। ये उद्गम स्थल, ये मुहाना, ये झारखंड में पड़ता है। ये झारखंड, उड़ीसा, मुहाना। और इसका जो दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक, जिस तरह से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह से बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। यहाँ एक बात और है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना और संभवतः विश्व की दूसरी नदी घाटी परियोजना है। इसी नदी के किनारे स्थित है, जो 1950 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चालू किया गया था। विश्व की पहली, मैं उस मैदानी इलाकों में बहने वाली गंगा नदियों में ये बात भूल गया था कि विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी। इसमें मैं बता देता हूँ, ये पहली नदी घाटी परियोजना टेनिस नदी घाटी परियोजना है, जो अमेरिका में बहती है। हो गया। इसके ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो विश्व की संभवतः दूसरी नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे जो दामोदर, इससे क्या क्या होता है, सिंचाई, बिजली, पर्यटन, मत्स्यन, इतना जो काम होता है नदी घाटी परियोजनाओं से। अब दूसरी प्रमुख नदियों के बारे, ये तीसरी प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो ये भी, इसका जो उद्गम स्थल है रांची के पठार से है, और इसका जो ये उद्गम स्थल है
और इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ एक और बात आ गई, प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने अधिकतर भारत के अधिकतर राज्यों की सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो अधिकतर जो है सीमाएं हैं कि ना कोई पठार पर्वत और पहाड़ पर्वत नदियां पठार आदि से बना हुआ है, उसे ही प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सीमा है उसे प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जैसे ये मान लो ए का घर है, ये बी का घर है, ये मैंने ये डाल दिया सीमा, ना कोई पर्वत है। जैसे दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का सीमा जैसे 39 डिग्री है, 49 डिग्री है, 49 डिग्री समानांतर रेखा। उस तरह से ये जो है कोई रेखा खींच दी है, कोई काल्पनिक रेखा, ये जो कृत्रिम सीमा है। इसी तरह ये इसी जगह एक नदी जो बहती है, इस तरह से मान लो ए और बी के बीच में एक नदी, कोई एक्स नदी बहती है। नदी के द्वारा जो सीमा बनती है उसे प्राकृतिक सीमा कहते हैं। यदि कोई काल्पनिक तौर पे कोई रेखा खींच दी है उसे हम लोग प्राकृतिक सीमा कहते हैं। ये स्वर्णरेखा के बारे में, स्वर्णरेखा जो निकलती है राजकीय पठार से उद्गम, इसका जो मुहाना बनाते हैं, ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो एक चीज और प्रमुख है, यहाँ जब मानसून के मौसम होता है, स्थानीय लोग बहुत मात्रा में इसके अवसादों से सोना की प्राप्ति करते हैं। इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी, सोना की प्राप्ति होती है। ये बात हमें ध्यान देना होगा, सोना की प्राप्ति। तीसरी प्रमुख नदी है बैतरणी नदी, और एक नदी है इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्राह्मणी नदी। ये दोनों नदी ज़्यादा प्रमुख नहीं है, इसलिए मैं अभी आप लोगों के अधिकतर एग्जाम में ये दोनों नहीं पूछा, सिर्फ ये दोनों पूछा जाता है। इसका जो बैतरणी नदी, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उड़ीसा में है, और इसका जो मुहाना है महानदी के डेल्टाई भाग में है। डेल्टाई भाग। अगला नदी है जो इसके उत्तर से दक्षिण क्रमवार में जाए, अगला नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकम पहाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र। सबसे पहले हम लोग ये उद्गम स्थल मुहाना के बारे में बात कर लेते हैं। मुहाना में अमलापुर आंध्र प्रदेश। इसका मुहाना अमलापुर आंध्र प्रदेश में है। एक मिनट मैं चार्ज लगाता हूँ फोन। इसका जो मुहाना है अमलापुर राजस्थान, अमलापुर आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाती है, या फिर दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। तो दो चीज हो गए। ये जो है इसकी लंबाई के बारे में। अब ये जो इसका उद्गम स्थल, इसका जो मुहाना है, इसका लंबाई की बात कर ले तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है, जो सबसे पहले निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मैं इसका जो अपवाह क्षेत्र है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। कर्नाटक और पांडिचेरी। इसका जो अपवाह तंत्र है, इसकी सहायक नदियों और इसके जो अपवाह तंत्र है, इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी।
इन जो स्टेट, ये सारी जो स्टेट है, इस सारी स्टेट में ये गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है, विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात कर लें, प्रमुख सहायक नदी, एक तो प्रमुख सहायक नदी दूध गंगा, बेन गंगा। इसमें जो एक बेन गंगा जिस तरह से हमें देखने को मिलती है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कर्णवती, कर्ण गंगा, उस कर्ण गंगा नदी है। जिस तरह से दक्षिण भारत में जब भी आएगी गंगा से सहायक नदियों, तो ये स्पेशल लगा देना है गोदावरी की सहायक नदियों, और कोई एकदम आंख मूंद के मार देना, जैसे कोई दक्षिण भारत की नदियां नजर आए, गोदावरी कृष्णा कावेरी और स्वर्णरेखा महानदी, उधर नर्मदा तापी, इन सब नदियों का यदि कोई ऑप्शन में रहे और कोई गंगा के नाम से कोई सहायक नदियों के बारे में रहे, तो सीधे आपको आंख मूंद के गोदावरी नदी पर मार देना है, क्योंकि जो भी सहायक नदियों में लास्ट में जो गंगा का प्रत्यय लगा हुआ है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियों में ही गंगा का प्रत्यय लगा हुआ है। एक और इंद्रावती सहायक नदी है, और बहुत सारी है उसके आदि सहायक नदियां हैं। ये 1465 किलोमीटर लंबी हुई। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसमें बहुत सारे झीलों का निर्माण हुआ है, क्योंकि इसका जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र में बहुत सारी नदियों का नदियाँ आकर इसमें मिलती है, इसलिए इसके बीच में दलदली क्षेत्र का डेल्टाई भाग में दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे झीलों का निर्माण हुआ है। एक और नदी है कृष्णा नदी। अगला नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। और इसका जो मुहाना है, ये बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में होती है। बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में। इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। इसका जो अपवाह तंत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियों के बारे में बात कर ले। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मालप्रभा और एवं आदि। इतना जो नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है। कृष्णा नदी की सहायक नदी, एक नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो बहुत प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का उद्गम स्थल है गंगामूला, कर्नाटक में। कर्नाटक में इसका उद्गम स्थल है। और आलमपुर, ये महबूबनगर के पास तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 531 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 531 किलोमीटर है। इसके किनारे प्रमुख बसे शहर कौन? हरिहर, हम्पी और कुर्नूल। ये दोनों हमारे विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। हम्पी कृष्णदेव राय से स्पेशल तौर पर हम्पी जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है हम्पी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली उत्तर से दक्षिणी छोर के क्रम पर में आते हैं, तो एक और नदी आती है पेन्नार। पेन्नार के बारे में बात करते हैं, ये कोल्लार से निकलती है, कोल्लार कर्नाटक। ये जो कोल्लार है, ये कोल्लार अभी हाल फिल्म में KGF एक फिल्म आया है, KGF आने वाला भी है, KGF पार्ट 1 आ गया। ये जो है सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है। जो
हाल जो अभी सोना की खान है वो बंद है, लेकिन 1970 तक इससे सोना का निष्कासन होता था। इंदिरा गांधी की सरकार ने यहाँ सोना की कम मात्रा, सोना की निकलने की मात्रा कम हो गई, जिसके कारण ये यहाँ सोना के खदानों को बंद कर दिया गया था। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। चित्रावती और पापसानी सहायक नदी है। इसका जो अपवाह तंत्र है, इस तरह से एक अपवाह तंत्र है पेन्नार नदी। ये जो कावेरी नदी है और ये कृष्ण नदी, ये दोनों के बीच में पेन्नार नदी बहती है। संक्रमण इस तरह एक बात ये पूछा जा सकता है कि पेन्नार नदी किन दो नदियों के संक्रमण क्षेत्र के बीच में बहता है। तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के संक्रमण क्षेत्र के बीच में बहता है पेन्नार नदी। और अगली नदी है, अब उत्तर से दक्षिण के क्रमवार नीचे आने पर अगली नदी जो हमें मिलती है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कोडगू कहाँ? कर्नाटक। कोडगू में कौन सी? ब्रह्मगिरी। क्योंकि कोई नदियाँ कोई पर्वत से ही निकलती है, या कोई पर्वत, पहाड़ या कोई जलकुंड, झील इसी स्थान से निकलती है। तो कोडगू में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इसका जो मुहाना बनाता है कावेरी नदी का मुहाना है कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम कहाँ है? तमिलनाडु। इस तरह से हमने कावेरी नदी का उद्गम स्थल के बारे में जान लिया और उसका जो मुहाना है, इस तरह से मुहाना के बारे में जान लिया। अब इसकी लंबाई के बारे में बात कर ले। इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी उद्गम स्थल, मुहाना, लंबाई। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदी है हेमावती, पावनी, स्वर्णवती आदि प्रमुख इसका जो आदि नदी है। और इसका जो अब सहायक नदियाँ बात कर लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में अगला बात कौन सी आती है? इसका अपवाह तंत्र कौन कौन से राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है। और इस केरल नदी के बीच केरल में ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी जल विवाद है, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चल रही है। कावेरी जल विवाद जल्द ही इसका समाधान हो जाए, ताकि हमारे किसानों को सहूलियत मिल सके और वे किसान हमारे लिए जो अन्न उपजाते हैं अपनी आत्महत्या ना करें, जिससे उनके परिवारों की जनहानि की क्षति होती है, तथा हम देश के लिए एक अमानवीय क्षति होती है, अपूरणीय क्षति होती है। क्योंकि जब एक किसान मरती है तो मर जाते हैं, तो उनके द्वारा उनके श्रम से जो अन्न की उपज होती है वो हमारे देश को दोबारा नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे किसान का आत्महत्या एक अपूरणीय अमानवीय क्षति है, जो इस देश में नहीं होना चाहिए। किसानों के लिए मेरी ओर से किसानों को लेकर मेरी ओर से बहुत भाव रखता हूँ। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल सकूँ, मेरे लिए शब्द नहीं है किसानों के प्रति लेकर, इसलिए मैं छोड़ ही देता हूँ। अगली नदी एक है बगाई नदी, और अंतिम नदी है ताम्रपानी नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और खुद का मुहाना बनाती हैं। इतना जो हम लोगों ने नदी पढ़ा, बंगाल की खाड़ी नदी पढ़ ली है, उन सबों में हम लोगों ने जिस तरह से ये अरब सागर में ये जब हम लोगों ने ये अरब सागर की ओर पढ़ रहा था,
तो ये हम लोगों ने देखा कि जब भी अरब सागर क्या आ रहा था, हम लोगों ने बात किए, तो अरब सागर की बात करने से पहले हम लोग हमेशा एस्चुरी का बोल रहे थे, एस्चुरी, और जबकि हम लोग बंगाल की खाड़ी मुहाना, ऐसा क्यों? कई बार ये सब पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मुहाना का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर की गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो हम लोगों ने पहले बात कर लिया था, ये जो है इस तरह से जो है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है अधिक कटा छटा है, ये जो पूर्वी घाट अधिक कटा छटा नहीं है, इसकी ढाल ऊंचाई ढाल पूर्वी घाट की सापेक्षता अधिक ऊंची है, जबकि पूर्वी घाट की ढाल कम है। इसकी जो पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियाँ अधिक लंबी तथा उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ की लंबाई छोटी तथा उसकी जो तीव्रता होती है अधिक होने के कारण उसमें अवसादों की मात्रा अवसादों के जमाव की क्रिया बहुत कम होती है। चौथी बात है जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत का ढाल है, प्रायद्वीपीय भारत की ढाल है पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर, पश्चिम पूर्व दक्षिण की ओर है। इस तरह से हम लोगों ने बात कर ली कि एस्चुरी का निर्माण क्या होता है, मुहाना का निर्माण कौन होता है। अब हम लोगों को ये जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, इनमें प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसी अन्य भाग पर जो हमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हम लोग ये इस टॉपिक पर आप अपनी जानकारियां हम लोगों के समक्ष रख सके, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां रख सकूं। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।